हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है हम इसमें समझेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो तो अच्छे से सब जान रहे होगे। क्लास 12th पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 1 का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी वाइड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है और भी कई चीज़ें, लेकिन इसमें हम अभी एक टॉपिक पे कंसीडर करेंगे चार्ज पे। व्हाट इज़ चार्ज, ठीक है। तो कोई कुछ बताएगा चार्ज क्या होता है कमेंट सेक्शन में, अपने से बिना देखे। अब वहाँ पे तो नेट से भी देख लोगे, अपने घर पे बैठे बैठे, या फिर कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। गूगल का तो पहला लाइन मुझे दिख जाएगा तुम लोगों ने क्या टाइप किया है। तो चार्ज क्या होता है बताओ। अच्छा देखो, मैटर का नाम सुना है? मैटर क्या होता है? ठीक है। नेचर में मोस्टली 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम कॉमनली रीड आउट करते आ रहे हैं। क्या है सोचो। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका किसी को मास कोई बताएगा? मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg या ग्राम। क्या होगा बताओ। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलो या ग्राम। SI यूनिट में लिखेंगे, हिंट दे रहा हूँ, SI यूनिट में लिखेंगे तो मास का SI यूनिट क्या होता है? NCERT फिज़िक्स क्लास 11 पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर, kg होता है, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसका भी kg ही में होगा। और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा भाई? तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो अलग अलग है ना, तो तीनों का मास भी तो अलग अलग होगा ना। इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? या न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, सेम एज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या कुछ इनका मास होगा? कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, मैटर में हमारे बहुत ढेर सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बहुत ढेर सारे, अबाउट हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ उनकी स्टडी नहीं करनी है कि हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल को हम उठा के पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है।
हमारा जो फोकस है वो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास देखा, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई मास होता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन का देखा, प्रोटॉन का देखा, न्यूट्रॉन का देखा। ठीक है, अब ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? बच्चे बोलेंगे कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पढ़ा रहे थे, यहाँ पे चार्ज की बात होनी चाहिए, तो यहाँ पे यार ग्रेविटी कहाँ से आ गई? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, सर को हुआ क्या है? अभी बताएंगे सर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बताओ कोई भी मास होता है यूनिवर्स में, देखो लाइक हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में है, इस सोलर सिस्टम में सन बीच में होता है, सन इन द सेंटर, उसके 360 डिग्री पे हमारी अर्थ घूमती रहती है। क्यों? क्या ज़रूरी है क्या कि अर्थ उसी रेडियस पे उतनी ही उचित दूरी पे घूमती रहे? इट इज़ ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ ले जा रहे हैं? अब यहाँ पे आते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ तो मास होगा। 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो इसको हटाते हैं। सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? सब्र करो, अभी बताएंगे चार्ज क्या होता है, इसी से रिलेटेड है चार्ज। मैं जस्ट बेस पे ले जाके ऐसे उठाऊंगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कोई बताएगा? F = G, कैपिटल G, नॉट स्मॉल g। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये होता है कैपिटल G या स्मॉल g ना। तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और जो स्मॉल g होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। स्मॉल g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुज वैल्यू इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अभी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तब तक बताओ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r², राइट। G की वैल्यू क्या होती है? कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा? मुझे भी जानना है कि आता है कि नहीं तुम लोगों को। पहले ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो सब ऐसे देखते थे, अरे ये क्या पूछ लिया सर ने। अरे यार सिंपल है, लिखा हुआ है बुक में। कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की जो वैल्यू आती है वो आती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। इसका कोई यूनिट बताएगा? अच्छा, ये पहले बता लेते हैं वरना कहाँ से कहाँ मैं ले जा रहा हूँ ना। यूनिट यहीं से आएगा। मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो वैल्यू बता दी, अभी ये कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है यार,
ये तो सबसे मेन चीज़ है कि दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है हमें। लेकिन हम जी की बात कर रहे हैं, कैपिटल जी, 6.6 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी? कांस्टेंट है, ये तो रटना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ना कि अरे यार कैपिटल जी है, 6.6 इंटू 10⁻11, एक्सेलरेशन भी नहीं है, ना वेलोसिटी है, ना ही कोई डिस्टेंस, ना ही कहीं मास है, तो क्या होगा इसका यूनिट? कहीं नहीं जाना है, बस यहीं से हमें इसकी यूनिट फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे करोगे? कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू आर स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर, और m1 m2 क्या करना था? आ गया यूनिट। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर का क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है। m1 m2 मास का कोई कभी भी, मतलब किसी का भी मास हो, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो केजी होता है। तो m1 m2 क्या आ जाएगा? केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट लगाना है, रटना नहीं है। नहीं याद आता है, जस्ट सी दिस। ओके, अब चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, जो कि हमें अभी क्वेश्चन अपना फाइंड आउट करना था ना। हमें क्वेश्चन क्या था हमारा? दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? लो, चलो सबको फाइंड आउट करो, आंसर बताओ क्या आ जाएगा। F इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻11। दोनों इलेक्ट्रॉन है तो मास सेम होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को F इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻11, 9.1 इंटू 10⁻31, m1 एंड m2 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अपॉन 1 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, 1 ही रख देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। गलत है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर है तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। मतलब सेंटीमीटर से जब भी मीटर में जाओगे, सेंटीमीटर से जब भी मीटर में जाओगे, मतलब छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, लेकिन जब सेंटीमीटर से मीटर जाते हैं तो डिवाइड तो करेंगे ही, लेकिन किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 1/100 आएगा मीटर। अब ये क्या हो जाएगा? 10⁻² मीटर। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, राइट? अब चलो इसको फाइंड आउट करो, कितना आएगा? देखो, बैठ के फाइंड आउट करने मत लगना, चुपचाप कैलकुलेटर उठाना और इसकी वैल्यू लिख देना। ठीक है, ये तुम लोगों को जाके कैलकुलेशन पहले तुम एक बार अपने से कर दो इसे। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट इसकी वैल्यू याद रखना। याद क्या रखना, कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हमें लिखना है, हमें बस अभी समझना है, कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, तो इसकी देखो जो वैल्यू आती है वो आती है, ये है 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन आता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा याद रखना है।
और ये होता भी है, याद क्या रखने वाली चीज़ है। यदि अट्रैक्टिव नहीं होता तो ऐसे हम लोग रहते नहीं, ना ही हम ज़मीन पे खड़े रहते, ना ही तुम जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे रहते। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो रिपल्शन होता है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन कैसे हो गया? सोचने वाली बात है ना। देखते हैं कैसे अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया था वो आया था 5.5 इंटू 10⁻⁻�67, ठीक है। अब बताओ, अब देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से तो अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। आखिर रिपेल कर कैसे रहे हैं ये देखते हैं। ये देखने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्बिक फोर्स का, कूलम्ब्स लॉ के अंडर में आता है, जो कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने के बाद उसको स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी उस फॉर्मूले को बस यूज़ करेंगे ताकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आई है और हमारी जो कूलम्बिक फोर्स डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी, उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अभी हमको देखना है व्हाट इज चार्ज, वही बस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ में यूज़ होता है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों सेम हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों के बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू क्या आएगी। थोड़ा बोर्ड छोटा है, उसको बड़ा कर लेंगे, लेकिन अभी इसी से चलाना है। चलो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। चलो बच्चों कॉन्सेप्ट बताओ, क्लियर तो है ही तुम्हें। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻9, 1.6 सॉरी 10⁻⁻19 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आती है इलेक्ट्रिक फोर्स की, वो क्या आती है? चलो बताओ, कैलकुलेट करो। 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन आती है। अब ये बताओ, इसको डिलीट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया वो आया 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो आया है 5.5
इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन सा, किसकी बड़ी वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फोर्स आया है 10⁻⁻24 में, ग्रेविटेशनल फोर्स आया है 10⁻⁻67 में। तो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करके देखा है, प्रूव्ड है, राइट। अब ये बताओ, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वाइल जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है डैट मे बी रिपल्सिव, डैट मे बी अट्रैक्टिव। ये क्लास 11th की फिज़िक्स में है, चैप्टर 1 में, पार्ट 1। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, ऐसे रिपल करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? रिपल्शन होगा, लेकिन रिपल्शन हो क्यों रहा है? ये इस चार्ज की ये एक प्रॉपर्टी है, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी है। मैं चार्ज बोल दिया, चार्ज ही को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन की यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट इज चार्ज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर रहे हैं, दोनों रिपल कर रहे हैं। और ये रिपल्सिव फोर्स क्या है? दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, तो रिपल्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखोगे प्रोटॉन में भी देखते हैं और न्यूट्रॉन में भी देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि जो मासेस होते हैं, मास ही ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वाइल जो चार्ज होता है, चार्ज ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए। दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगती है, जो कि कूलम फोर्स निकाले हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉपर्टी, वो होती है चार्ज, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मासेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन का मास अलग है, तो उसकी भी वैल्यू अलग आती है। मैं दिखा रहा हूँ अभी। अब देखो, इसको प्रोटॉन कर दो, प्रोटॉन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। एक साइड इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, एक साइड ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, जी, इसका मास कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि दोनों सेम है, 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। वही कूलम्स लॉ लगाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों पे चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। दूरी 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं पहले से, हम वो लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आती है 1.7
इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन आती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बता रहे हैं, ठीक है। वाइल जो इलेक्ट्रिकल फोर्स आती है, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स सेम आएगी जो कि इलेक्ट्रॉन में आई थी। दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है, तो कितनी आई थी? ये आई थी 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। फिर से वही हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻60 में है, वाइल जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है बिटवीन प्रोटॉन्स वो है 10⁻⁻24। इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, ये काफ़ी बड़ा हो गया। इलेक्ट्रिकल फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर से क्या होगा? सेम चार्ज है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। इसीलिए ग्रेविटी के कारण अट्रैक्शन तो होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर जाता है, तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। इट इज़ ओनली ड्यू टू चार्ज, ठीक है। थर्ड है हमारा लास्ट, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को हम देखेंगे। अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी देखो। एक चीज़ 2.3 इंटू 10⁻⁻, चलो ठीक है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की बात करोगे तो चलो ये न्यूट्रॉन ले लो, ठीक है। न्यूट्रॉन का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ना, निकालो। 6.6 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? वही 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। दूरी कितनी है? सेम, 1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वाले भी केस में लिए हैं, प्रोटॉन में भी लिए हैं, न्यूट्रॉन में भी ले रहे हैं। तो दूरी सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो सेम आएगी जो कि प्रोटॉन वाले केस में आई थी। वो कितनी आई थी हमारी? कितनी आई थी ग्रेविटेशनल फोर्स? रुको बता रहा हूँ। ये आई थी 1.7 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन, ठीक है। 1.7 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन आएगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ये बताओ, इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा कि नहीं? इलेक्ट्रिकल फोर्स देखें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि Q1 Q2 चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, राइट? कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा न्यूट्रॉन के केस में। इसको हटाओ, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है न्यूट्रॉन वाले केस में, जो कि आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन। और हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा इसकी जो नेचर होती है वो अट्रैक्टिव होती है। तो क्या होगा? न्यूट्रॉन के केस में अट्रैक्शन होगा। 2 न्यूट्रॉन हैं लेकिन यहाँ फिर भी अट्रैक्शन होगा, ये प्रूफ किया हूँ सामने। इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की बात हो रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, कूलम्बिक फोर्स निकाला। सॉरी नहीं, सही बोल रहा हूँ, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। दोनों में देखा गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाले केस में इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेट कर रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो दोनों में रिपल्शन हुआ, ठीक है। क्योंकि दोनों का नेचर सेम था तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और उनकी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी तो उनमें रिपल्शन हो गया। बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। वाइल जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन में क्या हो रहा है? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट ही नहीं करता क्योंकि चार्ज ही नहीं है,
कोलम्बिक फोर्स है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि चार्जलेस है, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। ठीक है, तो आज के लिए बस यही रहेगा। चार्ज का ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, चार्ज का इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है, ये यहाँ तक है। एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये पहला लेक्चर है हमारे चैनल का। कैसा लगा, सभी के रिव्यूज़ प्लीज़ रिक्वायर्ड है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड से भी बोलना, जो भी हो, यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और यदि उन्हें लगता है कि ये जो पढ़ाया है किसी और से भी शेयर किया जा सकता है तो शेयर ज़रूर करवाना। अपने दोस्त से भी बोलना कि शेयर करेगा, और जो कि हमारे चैनल का नाम है रिमसोनियन एकेडमी टॉपर। ठीक है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और एक रिक्वेस्ट है सभी से। ठीक है, अब तो न्यूज़पेपर में भी आने लगे हैं कि यार वो कोविड केसेस बहुत कम हो रहे हैं। राइट, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग को शुरू में भी यही लग रहा था कि कोविड केसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पूरा एफर्ट कर रही है, जितना हो सकता था वो कर रही है, लेकिन हम लोग एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, जैसे हम नागरिक हैं इस देश के, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी जिम्मेदारी लें यार। ठीक है, तो ये 5 रुपये का मास्क आता है, मैंने भी ले रखा है। एक नहीं है मेरे पास, मैंने बंडल ले रखा है। 2 से 3 दिन में इसको बदलना होता है। हमेशा लगा के जाओ। दोस्तों के बीच में बैठते हो, बैठो, कंफर्टेबली बैठो, थोड़ी सी दूरी बना के बैठो और मास्क लगा लो। यदि मैं लगाया हूँ और सामने वाला भी बंदा मास्क लगाया है तो इसके ट्रांसमिशन के चांसेस 80 to 90% कम हो जाते हैं, लाइक दिस। और ये जैसे मैंने ये टच किया, इसलिए टच किया क्योंकि ये स्टेराइल है, मैंने हाथ सैनिटाइज किया हुआ है, तब टच किया। ये नहीं कि कहीं सब्जी ले रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे ऊपर कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। यदि कोविड वायरस होगा तो तुम्हारे हाथ में आ ही जाएगा। और गलती से नोज़ या ईयर टच किए, वेलकम है पॉजिटिविटी में। ठीक है, तो हम लोग को सबको बच के रहना है, अपने घर को भी बचा के रखना है। हम प्रिकॉशन लेंगे। ठीक है, तो हमारे घर के मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन है, छोटा भाई है, सब बच के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हीरो नहीं बनना है। ओके, चलो बाय बाय।